हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम देखेंगे आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के बीच। इससे आपके जेपीएससी में 5 सवाल पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं पेपर 2 में। ठीक है, पेपर 2 में। पेपर 1 में भी ये टॉपिक है आपका, पेपर 1 में भी ये टॉपिक है। वहाँ पे मार्क्स मेंशन नहीं किया है, लेकिन 1-2 सवाल आपका वहाँ पे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो मतलब 6 से 7 सवाल ये वेरी करता है। 10 से 12 नंबर के लिए 10 to 12 मार्क्स आप मान सकते हो। 10 से मतलब 12 to 14 मार्क्स मान सकते हो। 12 तो आएगा ही, 12 to 14 मार्क यहाँ पे आपका बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में आज देखने वाले हैं, थ्योरी प्लस कुछ लास्ट में एमसीक्यू भी हैं। तो आप लोग वीडियो को अगर स्टार्ट से देखना स्टार्ट किए हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। जो भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है। एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपदा, आपदा क्या होती है? तो आपदा बेसिकली 2 तरीके की होती है। एक तो प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक होती है। ठीक है, और एक मानव जनित होती है, मानव जनित, मानव जनित। ठीक है, 2 प्रकार की बेसिकली आपदा होती है, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक आपदा में कौन से शामिल हैं? तो प्राकृतिक आपदा में आपका शामिल है भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तूफान और पारिस्थितिकी जो असंतुलन होता है, सॉरी ज्वालामुखी, पारिस्थितिकी असंतुलन नहीं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी का फटना भी ये प्राकृतिक आपदा है। क्लियर? भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तूफान, ज्वालामुखी, बाढ़, ये भी प्राकृतिक आपदा है। क्लियर? प्राकृतिक आपदा हमने देख लिया। अब मानव जनित आपदा क्या है? तो जो मानव के द्वारा किए गए गलतियों के कारण जो आपदा आती है उसको मानव जनित आपदा कहते हैं। ठीक है, प्रकृति तो प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा वो आपदा होती है, लेकिन मानव जनित जो मानव के किए गए कर्मों से, किए गए गलतियों से जो आपदा आती है उसे मानव जनित कहते हैं। जैसे कि वनों की कटाई, वनों की बहुत तेज़ी से कटाई होती जा रही है, जिससे हमारे वायुमंडल में हीट बढ़ रहा है, बर्फ गल रहे हैं तेज़ी से, हीट ज़्यादा हो रहा है, जिससे ओजोन में क्रैक हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? तो ये मानव जनित हैं। वनों की कटाई मानव कर रही है, ना कि प्रकृति कर रही है। वनों की कटाई मानव के द्वारा हो रहा है, तो ये मानव जनित है। प्रदूषण, बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, डेवलपमेंट के नाम पे फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। फैक्ट्रियों के वेस्ट हमारे सिटीज़ में या आप रिवर्स में बोल सकते हैं, नाली के माध्यम से रिवर में छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ से क्या होता है? प्रदूषण जनरेट होता है। प्रदूषण जनरेट होना मतलब कि मानव जनित ये आपदा है। प्रदूषण से फिर हमें नुकसान भी होते हैं, जिससे वायुमंडल पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये मानव जनित आपदा है। युद्ध, कहीं युद्ध हो रहा है किसी देश के बीच में, किसी राज्य में, किसी के घर में, ये सब आपदा प्राकृतिक तो नहीं है, ये सब मानव जनित है। ठीक है, फिर पारिस्थितिकी असंतुलन, ये भी आपका मानव जनित ही है, पारिस्थितिकी असंतुलन। ठीक है, ये सभी चीज़ें मानव द्वारा किए गए गलतियों से, मानव द्वारा जनित आपदा इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के आपके आपदा हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तूफान, बाढ़, ज्वालामुखी, ये सभी चीज़ें प्राकृतिक में आएगा। लेकिन मानव जनित में जो मानवों द्वारा किए गए कार्यों से जो आपदा आती है उसे मानव जनित कहते हैं। जैसे कि वनों की कटाई, प्रदूषण, युद्ध, पारिस्थितिकी असंतुलन, ये सभी चीज़ें मानव द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें प्राकृतिक आपदा में बाढ़ देखें तो बाढ़ग्रस्त जो झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है, झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ना कि नेशनल का जो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा वहाँ से देख रहे हैं। झारखंड का 5 क्वेश्चन जो आएगा वहाँ से हम देख रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहला सवाल ये बन सकता है कि बाढ़ग्रस्त, बाढ़ से प्रभावित सबसे अधिक प्रभावित रहा जिला कब रहा था? तो 2008 में सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहा था साहेबगंज जिला। यहाँ पर गंगा नदी के अफवाह से, ठीक है, गंगा नदी के जलस्तर बढ़ जाने से यहाँ पर
बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी और 2008 में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा था। इसके अलावा गढ़वा, पलामू, लातेहार जो हैं वो उनका जो बाढ़ का डर बना रहता है वो सोन और उत्तरी कोयल नदी के जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बना रहता है गढ़वा, पलामू, लातेहार में। लेकिन साहिबगंज में गंगा नदी बहती है और इसके गंगा नदी का जल स्तर 2008 में बढ़ गया था और जिससे साहिबगंज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो गया था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो 14 जिले आते हैं झारखंड में। 14 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं, बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो वो 14 जिले हैं। उन 14 जिलों को अगर आप देखना चाहें तो आप साहिबगंज को सबसे पहले रख सकते हैं, उसके बाद गोड्डा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो, इन सभी को रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा साहिबगंज है, उसके बाद ये सभी हैं। ठीक है, तो ये रहा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र। अब सूखाग्रस्त देखें तो सूखाग्रस्त में पलामू सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, पलामू सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। झारखंड में पठारी इलाके हैं, पठार हैं, पर्वत हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे नदियाँ बहुत कम बहती हैं। बरसाती नदियाँ यहाँ पर ज़्यादा बहती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र जो प्रभावित हुआ या होता है वो है पलामू। पलामू में सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होता है। ठीक है, उसी में से देखें तो 24 जिलों में से 12 जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए थे 2010 में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कब सूखाग्रस्त घोषित किया गया था झारखंड के आधा से ज़्यादा जिलों को, तो वो 2010 का साल था। इसको आप याद रखिएगा और सवाल पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए अब सूखाग्रस्त का जो अनुमान लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है कि सूखाग्रस्त कैसे घोषित करें, आपदा कैसे घोषित करें सूखा को। तो वर्षा कम हुई है तो आपदा कब ले लेगी, आपदा का रूप कब बन जाएगी, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो आपदा का रूप ले लेगी सामान्य वर्षा, जिसको जब होती है 25% अगर कम वर्षा हुई है, 100% में 25% कम वर्षा हुई है तो वो सामान्य वर्षा है। ठीक है, सामान्य वर्षा है, सामान्य सूखा है। ठीक है, वहीं पे 25 से 50% तक का वर्षा हुआ है तो उसको मध्यम सूखा वर्षा कहा जाता है। ठीक है, 25 से 50% ही वर्षा हुआ, 25 से 50% वर्षा कम हुआ है तो उसको मध्यम सूखा ग्रस्त कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, लेकिन 50% से कम वर्षा अगर हो जाता है, 50% से कम वर्षा हुआ तो उसे गंभीर रूप से सूखा माना जाता है। और वहीं पे 75% से कम वर्षा मतलब कि 25% ही मात्र वर्षा हुआ है तो इसको आपको आपदा का रूप ले लेता है। यहाँ पर मतलब कि जितना प्रतिशत वर्षा होना चाहिए था उससे 1/3 कम हो गया है, 1/3 मात्र ही वर्षा हुआ है तो वो सूखा क्षेत्र घोषित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब भूकंप के बारे में हम देखें तो भूकंप जो है वो झारखंड में ज़्यादा भूकंप आता नहीं है, इसीलिए इसको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। झारखंड को जोन 1 में नहीं रखा गया है क्योंकि जोन 1 में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। जोन 2 में रखा गया है जहाँ पे 7 जिले आते हैं जोन 2 में। जोन 2 में 7 जिले कौन कौन से आते हैं तो रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम है, जहाँ पे भूकंप का खतरा थोड़ा सा बना रहता है। जोन 3 में आते हैं 15 जिले। 15 जिलों में कौन कौन से हैं तो बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, गढ़वा, पलामू, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, दुमका और लातेहार। इन सभी में जो भूकंप का खतरा है वो जोन 2 से और कम बना रहता है। और जोन 4 में मात्र 2 जिले हैं जो कि हैं साहिबगंज और आपका गोड्डा। साहिबगंज और गोड्डा, इनमें बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि भूकंप का असर यहाँ पर दिखाई दे। जब बहुत ज़्यादा ही जोर का झटका रहेगा तभी यहाँ पर जोन का असर दिखे, भूकंप का असर दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। अब जोन 3 में भी साहिबगंज, गोड्डा को देखें, ठीक है, तो मतलब कि हल्का फुल्का मतलब जो बहुत ज़्यादा भूकंप आए तब यहाँ पे अनुमान किया जा सकता है, नहीं तो बहुत रेयर ही यहाँ पे अनुमान किया जा सकता है। तो भूकंप के बारे में आप समझ सकते हैं कि झारखंड को तीन जोन में रखा गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 इसमें रखा गया है और यहाँ पे भूकंप का खतरा कम रहता है। ठीक है, ज़्यादा भूकंप का खतरा नहीं रहता है। अब तड़ित और लाइटनिंग, ठीक है, तड़ित और लाइटनिंग। तड़ित क्या है तो वर्षा के दौरान जो चमकती हुई बिजली जमीन पर गिरती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है, या गिरती है, हमें तो गिरती हुई दिखाई देती है क्योंकि हमसे बहुत दूर वो गिरती है, ठीक है, या हमारे पास भी गिरती है तो हमें उतना पता नहीं चलता है, लेकिन वो
क्या होती है, तो वो लाइटनिंग होती है, तड़ित होती है, ठीक है। और इससे झारखंड में बहुत खतरा होता है। तड़ित से और लाइटनिंग से आप बोल सकते हैं कि झारखंड का 24 जिला प्रभावित रहता है, ठीक है। 24 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित रहता है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 24 डिस्ट्रिक्ट तड़ित से, लाइटनिंग से प्रभावित रहता है और यहाँ पे जान माल की हानि होती ही होती है। प्रत्येक वर्ष आपको जान पशुधन पर ये गिरता है या मनुष्यों पर गिरता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो तड़ित से हमें झारखंड में बहुत ही खतरा रहता है और ये प्रत्येक वर्ष गिरता है, हर एक वर्ष इससे नुकसान होता ही है। अधिक सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2015 में 14 व्यक्तियों की मौत हो गई थी तड़ित से, लाइटनिंग से, और 76 व्यक्ति यहाँ पे घायल रहे थे और 32 पशुओं की मौत हो गई थी सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग से। तो आप मान सकते हैं कि 2015 का साल ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था तड़ित से। 54 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, 32 पशुएं मृत्यु हो गए थे और 76 व्यक्ति घायल रहे थे, ठीक है। तो ये तड़ित से संबंधित तथ्य हैं। खनन दुर्घटना की बात करें तो भारत का 40% खनिज संपदा वाला राज्य है, ठीक है। यहाँ पे 40% खनिज संपदा पाई जाती है और यह खनन दुर्घटना में भी अव्वल नंबर पे आता है। खानों में खनन करते समय प्राकृतिक और मानव जनित दुर्घटनाएं घटित होते रहते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक भी घटना होती है, मानव जनित भी होती है, ठीक है। जिसमें से आप अगर देखें कि खनन दुर्घटना में सबसे बड़ा जो दुर्घटना आप मान कर चल सकते हैं वो 1880 से जो झरिया में लगी आग है, धनबाद के झरिया कोलफील्ड में लगी हुई जो आग है वो 1880 से कंटिन्यू अब तो मतलब झरिया को पूरा राख कर चुकी है। वहाँ पे कुछ बचा नहीं है, माइनिंग के नाम पर तो पूरे ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वहाँ पे आसपास रहने वाले व्यक्तियों के लिए ये बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि जो माइन से जहाँ तक आग पकड़ चुकी है उसके अगल बगल जो व्यक्ति रहते हैं उनको भूस्खलन का खतरा रहता है। प्रदूषण झरिया में भरपूर मात्रा में है। विश्व में आप 2-3 नंबर पे देख सकते हैं उसको प्रदूषण में, और केवल ये कोयले से निकलने वाले पॉल्यूशन से, मीथेन से ये पॉल्यूशन यहाँ पे फैल रहा है, कोई मतलब अदर एक्टिविटीज़ से नहीं। लेकिन ये माइनिंग में जो मीथेन जल रहा है और जो निकल रहा है उससे ये पॉल्यूशन फैल रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्घटना आप खनन दुर्घटना में जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पे जो मनुष्य रह रहे हैं, जो व्यक्ति वहाँ पे रह रहे हैं, उनका कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी ही केंदुआडी में एक न्यूज़ आया था कि खान से निकलने वाली केमिकल से जो पॉल्यूशन थी उससे लोगों को अचानक से बेहोशी और जान भी जाने लगे थे। दो लोग वहाँ पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो सडनली अपने घर छोड़कर कहीं और चले जाएं। तो ये सबसे बड़ा दुर्घटना है झरिया में, जो अभी भी कंटिन्यू चलते जा रहा है। पूरे धनबाद को ये खोखला कर रहा है। चारों साइड से ये आग पकड़ चुका है और चारों साइड से आपको घेर के पॉल्यूशन, भूस्खलन, जान माल की हानि सभी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा घटना यही है। उसके बाद देखें तो 2006 में 2006 में आपका भाटडीह में, भारतीय नहीं भाटडीह, एक मिनट, भाटडीह 2006 में भाटडीह में 50 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। 2016 में ललमटिया में 20 व्यक्तियों की मौत हो गई और 2022 में 13 व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है। 2022 में 13 व्यक्ति मारे गए थे। कहाँ पे? निरसा में, ठीक है। निरसा क्षेत्र में 13 व्यक्ति मारे गए थे खनन दुर्घटना में, ठीक है। ये बात हो गई। अब जंगल की बात करें, खनन दुर्घटना में अगर आप देखेंगे कि कितने ज़िले आते हैं, तो खनन जहाँ जहाँ माइंस हैं वहाँ वो सभी ज़िले आएंगे खनन में। वो कोयला का नहीं हो सकता, वो अभ्रक का भी हो सकता है, वो और अदर भी खान खनिज हो सकते हैं, ठीक है। तो खनन में 16 ज़िले आते हैं, जो कि है चतरा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, रांची, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पाकुड़। ये सभी खनन में 16 ज़िले खनन में दुर्घटना यहाँ होती है, ठीक है। ये सभी हैं।
अब देखिए जंगल में आग, जंगल में जो आग लगती है उससे झारखंड में गर्मियों में आग लगने की घटना सुनने में आती है जंगल में। ठीक है, मुख्य कारण क्या है, तो साल महुआ के बीज का संग्रहण करने जाते हैं वहाँ पे लोग, साल महुआ चुनते हैं, वहाँ पे पत्ता इकट्ठा करते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जला हुआ छोड़ देते हैं, या ठंड के समय में जाते हैं वहाँ पे आग लगा के आ जाते हैं और वो आग कंटिन्यू लगा ही रहता है। और ये गर्मियों में हमको देखने को मिल जाता है कि वो लग गया, क्योंकि साल महुआ का जो वृक्ष पेड़ है उसके पत्ते शुष्क पाए जाते हैं। ठीक है, और शुष्क पतझड़ वनों की बहुलता भी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, वही साल महुआ शुष्क पतझड़ वनों की बहुलता है झारखंड में। पत्तों में आग लगा कर छोड़ देने से ये आग फैल जाता है गर्मियों में। जैसे हम जंगल के तरफ गए, वहाँ पे कुछ पेय पदार्थ को जलाकर हम पी कर उसको वैसा ही जलता हुआ छोड़ दिए, तो वो पत्ते में अगर आग पकड़ लिया तो वो धीरे धीरे जंगलों में फैल जाता है। ये खास तौर पर गर्मियों में ज़्यादा होता है। पिकनिक जाना और आग की सही तरीके से ना बुझाना भी शामिल है। पिकनिक करने के लिए जाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च के महीने में लोग पिकनिक के लिए जाते हैं जंगलों में, और वहाँ पे आपका आग लगाकर खाना बनाते हैं और वो आग लगा हुआ ही छोड़ देते हैं, तो हवा से वो आग जंगलों में फैल जाता है, जिसके कारण वहाँ पे आग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मानव जनित में आता है, ये मानवों द्वारा उत्पन्न किया गया कार्य होता है। ये प्रकृति वहाँ पे आग लगाकर नहीं आती है। ठीक है, प्रकृति वर्षा देती है, तो ये मानव जनित में आता है। हाथियों का आक्रमण, हाथियों का आक्रमण का मुख्य कारण है वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण हाथियों को अपने क्षेत्र में रहने की सुविधा नहीं होती है और वो अपने क्षेत्र से मानव बस्ती तरफ मूव करते हैं। दूसरा कारण है महुआ फूल के सुगंधित महुआ फूल से हाथी मानव बस्ती की तरफ आकर्षित होते हैं। महुआ फूल उनको बहुत ही सुगंधित है और वो हाथियों को पसंद भी है, क्योंकि हाथी शाकाहारी होते हैं, वो मीट मांस नहीं खाते हैं, वो घास फूस ही खाते हैं, फूल पत्तियां ही खाते हैं। तो उसमें महुआ फूल जो है वो झारखंड में अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जब महुआ के फूल रहते हैं सुगंधित रहते हैं, उस समय हाथियां उसके तरफ आकर्षित होकर उसको खाने के लिए जाते हैं मनुष्य की बस्ती में, और वहाँ पे फिर वो हुड़दंग मचाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन है, तो रांची, हजारीबाग, पलामू, दुमका, ये सभी हाथियों का आक्रमण का सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाथियों की बहुलता भी है और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र भी है। ठीक है, अब हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में देखेंगे। ठीक है, आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखेंगे। उसमें सबसे पहले आता है आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये स्तर में देखेंगे। जैसे आपदा प्रबंधन को ग्राम स्तर में, प्रखंड स्तर में, जिला स्तर में, राज्य स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में, सभी स्तरों में देखा जाता है। आपदा प्रबंधन के जो व्यवस्था है सभी स्तरों में किया जाता है, तो उसके अध्यक्ष भी होंगे। तो अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, और इनके साथ 9 सदस्य हुआ करते हैं। ठीक है, 9 सदस्यों की टीम हुआ करती है। प्रधानमंत्री 9 सदस्यों की टीम हुआ करती है। राज्य स्तर पर भी मुख्यमंत्री होते हैं और इनके साथ भी 9 सदस्यों की टीम हुआ करती है। 9 सदस्यों की टीम हुआ करती है। जिला स्तर में आप जिला दंडाधिकारी को इसके अध्यक्ष के तौर पर देख सकते हैं, उपायुक्त को, जिला समाहर्ता को इसके अध्यक्ष के तौर पर देख सकते हैं। प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं इसके अध्यक्ष, और ग्राम स्तर पर मुखिया इसका अध्यक्ष हुआ करता है। ठीक है, ग्राम स्तर पर मुखिया इसका अध्यक्ष ग्राम स्तर पर मुखिया का क्या कार्य होता है आपदा में, तो आपदा योजना निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन करना मुखिया का कार्य होता है। आपदा योजना निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन करना मुखिया का काम होता है। वहीं पे प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी का क्या कार्य होता है, तो सेम कार्य होता है, आपदा का योजना निर्माण करना और क्रियान्वयन करना। ठीक है, यहाँ पर प्रखंड में अध्यक्ष तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, उसके साथ सदस्य कौन होते हैं, तो सदस्य यहाँ पे होते हैं समाज कल्याण पदाधिकारी, ग्रामीण जलापूर्ति अधिकारी, अग्निशमन सेवा अधिकारी और स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक इसके सदस्य होते हैं। ठीक है,
प्रखंड स्तर पर, ठीक है। और उसका कार्य क्या होता है, आपदा योजना निर्माण और क्रियान्वयन करना। वहीं पे जिला स्तर पर जिला दंडाधिकारी इसके अध्यक्ष हैं, उपायुक्त इसके अध्यक्ष, जिला समाहर्ता इसके अध्यक्ष के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन सदस्य कौन होते हैं, तो मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, जल एवं सिंचाई विभाग के अभियंता एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, तो जिला आपदा योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन करना, स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अध्यक्ष, यहाँ से सवाल आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन अध्यक्ष होते हैं, राज्य स्तर पर कौन अध्यक्ष होते हैं, जिला स्तर पर कौन होते हैं, प्रखंड स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ये सभी आपके लिए डायरेक्ट सवाल बनता है, ठीक है। क्लियर। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 को 25 दिसंबर 2005 को लागू किया गया, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 को 25 दिसंबर 2025 को लागू किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 3 के 1 के तहत, धारा 3(1) के तहत 27 नवंबर 2000 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 2006 को है, ठीक है। 27 नवंबर 2006 को लागू किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 3(1) के तहत 27 नवंबर 2006 को किया गया है। प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2006 में किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन 2005 में किया गया है, यहाँ पे भी 25 हो गया, 2005 में 25 दिसंबर 2005 का अधिनियम है ये, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। क्लियर। चलिए, झारखंड सरकार द्वारा एनडीआरएफ की तर्ज पर झारखंड राज्य आपदा मोचन बल के 1 बटालियन की स्वीकृति अगस्त 2016 को प्रदान किया गया है, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा एनडीआरएफ की तर्ज पर झारखंड राज्य आपदा मोचन बल के 1 बटालियन की स्वीकृति 2016 में प्रदान की गई है। ये एनडीआरएफ में कौन सी बटालियन चलती है, तो एनडीआरएफ में आपको आपदाओं की स्थिति में, खतरनाक आपदाओं की स्थिति में कार्य करने के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ के 2 बटालियन को मिलाकर 2006 में 8 बटालियन का गठन किया गया था, ठीक है। 2006 में 8 बटालियन का गठन किया गया था एनडीआरएफ में, 8 बटालियन का और उसमें टीम कौन कौन सी थी, तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, इसके 2 बटालियन मिलकर 8 बटालियन का गठन हुआ था 2006 में। इसी के तर्ज पर एनडीआरएफ की तर्ज पर ही झारखंड राज्य आपदा मोचन बल के 1 बटालियन की स्वीकृति अगस्त 2016 में मिली है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, जिसको सृजन कहते हैं इंग्लिश में, SRI, श्री JAN, सृजन कहते हैं। सृजन, इसका मुख्य कार्य क्या है, सृजन का मुख्य कार्य क्या है, तो ज्ञान सह प्रदर्शन कार्य करना, जागरूकता फैलाना सृजन का ही कार्य है, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना सृजन का ही कार्य है। ये 3 मुख्य कार्य हैं, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना, जागरूकता फैलाना और ज्ञान सह प्रदर्शन कार्य करना। क्लियर। अब चलिए आगे, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के आलोक में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA का गठन 28 मई 2010 को किया गया है, 28 मई 2010 को किया गया है, ठीक है। यहाँ से सवाल आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य है बाढ़, सूखा, चक्रवात, खनन, दुर्घटना इत्यादि आपदाओं से निपटने हेतु तैयारी की योजनाओं का निर्माण करवाना किसका मुख्य कार्य है, तो JSDMA, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कार्य क्या है, तो बाढ़, सूखा, चक्रवात, खनन, दुर्घटना इत्यादि के आपदाओं से निपटने के लिए योजना का निर्माण करना इसका कार्य है। झारखंड सरकार द्वारा आपदा विभाग का गठन कब किया गया है, तो झारखंड सरकार द्वारा आपदा विभाग का गठन, विभाग का, ठीक है, आपदा विभाग का गठन अक्टूबर 2004 में किया गया है झारखंड सरकार द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपदा प्रबंधन को मान्यता दिया गया है। राज्य सरकार रिस्पांस फंड, ठीक है,
राज्य आपदा रिस्पांस कोष रिस्पांस फंड द्वारा राहत कार्य हेतु धन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें 75% भागीदारी केंद्र की होती है और 25% भागीदारी राज्य की होती है। ठीक है, 25% भागीदारी राज्य की होती है। वहीं पे एक पॉइंट आपको और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो अधिसूचना प्राकृतिक आपदा की अधिसूचना जो होती है वो अगर केंद्र द्वारा घोषित किया गया, अगर आपदा का अधिसूचना केंद्र द्वारा घोषित किया गया तो केंद्र का हिस्सा कितना होता है, केंद्र और राज्य का, सेंट्रल और स्टेट का 25%। ठीक है, सेंट्रल का 25%, 75% और स्टेट का 25%। वहीं पे अगर स्टेट राज्य घोषित करता है, राज्य अगर आपदा घोषित करता है प्राकृतिक आपदा, तो राज्य का शेयर कितना होगा, सेंट्रल का 25% होगा और राज्य का 75% होगा। ठीक है, जब सेंट्रल घोषित करता है प्राकृतिक आपदा तो 75% सेंटर से मिलेगा, जब राज्य घोषित करता है प्राकृतिक आपदा तो 75% राज्य को देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे ये जो राज्य आपदा रिस्पांस कोर्स फंड जो है, इसमें सेंट्रल का भागीदारी 75% होता है और राज्य का भागीदारी 25% होता है। क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं, आपदा से निपटने वाले कुछ संस्थान हैं जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो आपदा से निपटने वाले जो संस्थान है उसमें सबसे आता है स्किपा। स्किपा का क्या फुल फॉर्म है, तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में स्थित है। ये श्री लोक प्रशासन संस्थान जो है ये रांची में है। इसके बारे में डायरेक्ट सवाल भी पूछा जा सकता है कि स्किपा कहाँ पे स्थित है, तो रांची में है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो श्री कृष्ण आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन 2007 से किया जा रहा है। यहाँ पे स्किपा में 2007 से आपदा प्रबंधन का परिचालन किया जा रहा है। इस संस्थान द्वारा लाइटनिंग आपदा से निपटने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित किया गया है। यहाँ से ये सवाल भी पूछा गया है कि कहाँ पे लाइटनिंग से निपटने के लिए मॉड्यूल तैयार किया गया है, तो ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित किया गया है, तो वो कौन सा है, तो स्किपा है। ठीक है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। ठीक है, अब अगला है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, जिसका कौन से कार्य में सहयोग देता है, तो सूखा में। सूखा से निपटने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची सहयोग देता है। आप यहाँ पे सूखा से ही समझ सकते हैं कि कृषि से संबंधित है, तो कृषि विश्वविद्यालय ही इसका सहयोग करेगा। बीआईटी मेसरा रांची, बीआईटी मेसरा किसके लिए है, तो भूकंप के लिए है। बीआईटी मेसरा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, ये भूकंप में सहायता प्रदान करता है। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रांची, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर रांची ये सूखा, बाढ़ और वनों में आग लगने से सहयोग करता है। सूखा, बाढ़ और वनों में आग लगी में बचाव का कार्य करता है। वहीं पे इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग धनबाद, ये किसके लिए कार्य करता है, तो ये खनन में कार्य करता है, माइनिंग में बचाव कार्य करता है। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग खनन में बचाव कार्य करता है। वहीं पे आपका एक है मिकॉन रांची, मिकॉन क्या काम करता है, तो औद्योगिक आपदा जोखिमों को निपटने में सहयोग करता है। मिकॉन क्या करता है, तो औद्योगिक आपदा जोखिमों को निपटने में सहयोग करता है। ये रहा पूरा आपका आपदा से संबंधित कुछ तथ्य, थ्योरी जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसी से संबंधित कुछ सवाल हैं जिसको आप आंसर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसी से संबंधित कुछ सवाल आपके लाए गए हैं, इसके आंसर देने का प्रयास कीजिए। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, 28 मई 2004, 28 मई 2005, 28 मई 2010, 28 मई 2007। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 28 मई 2010। अभी बताए थे जेएसडीएमए का गठन कब हुआ था, तो 2010 में 28 मई 2010 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, अगला है झारखंड में आपदा विभाग का गठन किस वर्ष में किया गया था। आपदा विभाग का गठन कब किया गया था, तो आपदा विभाग का गठन कब किया गया था, अक्टूबर 2004 में। आपदा विभाग का गठन अक्टूबर 2004 में। आप थ्योरी अच्छे से किए होंगे तो आपका आंसर फटाफट यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राहत कार्यों हेतु धन की व्यवस्था करना, यह मैंने आपको ऊपर बताया ही। ठीक है, अगला है आपदा कोष में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का अनुपात क्या होता है, तो आपदा कोष में
केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50-50% की होती है, 75 और 25 की होती है, 25 और 75 की होती है, 60 और 40 की होती है। तो क्या होता है, तो आपदा कोष में सेंट्रल और राज्य की हिस्सेदारी 75 और 25 की होती है। सेंट्रल का 75 होता है, स्टेट का 25 होता है। ठीक है, आपदा कोष में हिस्सेदारी होती है 75 और 25 के। ठीक है, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष तैयार की गई थी? आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष तैयार की गई थी? तो 2009 में, 2010 में, 2004 में या 2000 सॉरी यहाँ पे रिपीट हो गया, 2006 में। ठीक है, किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 2010। ठीक है, इसका आंसर 2010 होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मेहनत आप ही लोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है, झारखंड में जिला स्तर पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का गठन कहाँ किया गया है? झारखंड में जिला स्तर पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का गठन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है रांची, देवघर, पलामू, देवघर, दुमका, गिरिडीह, रामगढ़, खूंटी, दुमका या धनबाद, देवघर, जमशेदपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका धनबाद, देवघर और जमशेदपुर। ठीक है, यहाँ पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का गठन किया गया था। अगला है, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र सृजन का मुख्य उद्देश्य। ऊपर ही मैंने आपको बताया कि सृजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा के दौरान बचाव कार्य का नेतृत्व करना, केवल जागरूकता कार्यक्रम चलाना, आपदा के पूर्व जानकारी देना और उसके प्रभाव को कम करना, आपदा के बाद राहत सामग्री वितरित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? सृजन का क्या कार्य है? तो सृजन का कार्य है आपदा के पूर्व जानकारी देना और उसके प्रभावों को कम करना। ठीक है, आपदा के पूर्व ही जानकारी दे देना और उसके प्रभावों को कम करना, यह सृजन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सृजन केंद्र का प्रमुख कार्य स्थानीय आवश्यकता के आधार पर सूचना प्रदान करना होता है, संचार प्रसार विधियों द्वारा जागरूकता का प्रसार करना होता है। ठीक है, आपको फोन में एक मैसेज आ जाता है जब आपके आसपास कोई तूफान चलने वाला होता है, कुछ ज़्यादा तेज बारिश होने वाली होती है, तो इन सभी के लिए आपको एक अलर्ट आ जाता है। तो वो कहाँ से आता है? तो वो सृजन के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, सृजन के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है, सूखा प्रबंधन से संबंधित कार्य में सृजन केंद्र के तहत कौन सा संस्थान कार्यरत है? मैंने बताया ना कि कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कुछ अहम कार्यों में सहयोग करते हैं। तो सृजन केंद्र के तहत सूखा में कौन कार्य करता है? वृषा कृषि विश्वविद्यालय, ISM धनबाद, VIT मेसरा या मेकॉन। तो सूखा में कौन कार्य करेगा? कृषि का कार्य होगा। सूखा में कृषि का कार्य होगा। तो वृषा कृषि विश्वविद्यालय रांची सूखा के तहत सृजन में सहयोग देता है। ठीक है, और ISM धनबाद माइनिंग में, VIT मेसरा किस में है? VIT मेसरा आपका भूकंप में है ना, VIT मेसरा भूकंप में। मेकॉन किस में है? तो औद्योगिक जोखिमों में मेकॉन कार्य करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो इसका क्या आंसर होगा? आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष? तो 2005 में लागू किया गया है, 25 दिसंबर 2005। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आपको दे सकता है, लेकिन आंसर आपको अच्छे से करके जाना है ताकि आप आंसर कर दें। NDMA के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? NDMA की कुल सदस्यों की संख्या, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कुल सदस्यों की कितनी संख्या होती है अध्यक्ष को छोड़कर? तो मैंने आपको बताया ही कि सदस्यों की संख्या 9 होती है। आप NDMA को देखिए या SDMA को देखिए। ठीक है, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को देखिए या SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को देखिए। इन दोनों में ही 9 सदस्य ही होते हैं अध्यक्ष को छोड़कर। NDMA अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। NDMA में अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है, और SDMA में मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और SDMA के अध्यक्ष मुख्यमंत्री लिख रखा है। NDMA के उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता देने हेतु गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
प्रधानमंत्री, गृह सचिव, रक्षा मंत्री या रक्षा सचिव। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष गृह सचिव होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष एनडीएमए के अध्यक्ष गृह सचिव होते हैं। किस लिए? कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए। ठीक है, कार्यों के निष्पादन में सहायता देने के लिए। मेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, मेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन उनके वो सभी कार्यों को तो संपादित नहीं करेंगे, तो उनके कार्यों को निष्पादन में सहायता देने के लिए जो कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो गृह सचिव होते हैं। ठीक है, गृह सचिव होते हैं। क्लियर। अगला है राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ है? एनडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, बेंगलोर, नई दिल्ली, मुंबई। एनडीआरएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसमें कितने बटालियंस हैं? इसमें 8 बटालियन है, बटालियन। ठीक है, इसमें 8 बटालियन है। कौन कौन? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी। ठीक है, इसके 2 बटालियन, इसके 2 बटालियन, इसके 2 बटालियन, इसके 2 बटालियन। ठीक है, और एनडीआरएफ की ये 2 बटालियन कब गठित की गई है? 2006 में ये 8 बटालियन का गठन किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है राज्य आपदा प्राधिकरण, एसडीएमए पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? एसडीएमए के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्लियर। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 20 के तहत गठित राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? वहां तो गृह सचिव होते हैं, तो यहाँ पे कौन होंगे? यहाँ पे मुख्य सचिव होंगे, मुख्य सचिव होंगे यहाँ पे कार्यकारी समिति के अध्यक्ष। क्लियर। आगे देखते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 का मुख्य विषय क्या है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 का मुख्य विषय है, आपको देखने को मिलेगा, कार्यकारी समिति द्वारा आयोजन योजनाओं की देखरेख करना। राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं की देखरेख कौन करता है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 22 के मुख्य विषय में यह है कि कार्यकारी समिति द्वारा योजनाओं की देखरेख करना, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर के योजनाओं को भी। ठीक है, इसका मुख्य विषय यही है। अगला है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला का हम आपको बता ही चुके हैं कौन अध्यक्ष होता है। जिला का जिला दंडाधिकारी होगा, आयुक्त, उपायुक्त होगा, या आपका कौन समाहर्ता? जिला समाहर्ता होगा। क्लियर। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, जिला समाहर्ता, जिला दंडाधिकारी, जिला समाहर्ता और आपका उपायुक्त, ये तीनों जिला स्तर पर डीडीएमए के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर। ये रहा कुछ क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए था। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन के लिए। आप लोग यहाँ तक देखे होंगे तो वीडियो को लाइक कर जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेडिकेटेड ये टॉपिक्स लाया जा रहा है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना सकते हैं। अभी तक आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक मिल गया है? शिक्षण संस्थान मिल गया है, जहाँ से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 6 नंबर आपका कवर हो जाएगा, 6 नंबर कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने ये साहित्य और साहित्यकार का टॉपिक करवा दिया, उससे आपको 10 नंबर कवर हो जाएंगे, 10 से ज़्यादा ही नंबर कवर होंगे। ठीक है, 10 से ज़्यादा ही नंबर कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक लोक साहित्य के टॉपिक भी आता है, लोक साहित्य, लोक साहित्य से भी आपको सवाल वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो 10 सवाल, 10 को मार्क्स आप कंफर्म करके रखिए। यहाँ से आपदा प्रबंधन से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। और पेपर 1 में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको 4 नंबर, मानकर चलिए 2 से 4 नंबर वहाँ कवर होंगे। तो अब तक आप लोगों ने कुल मिलाकर 26 से 30 नंबर सेव कर लिया है मात्र 3 वीडियो से। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट 30 डेज़ में आपको बस एक ही उपाय करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जितना आप पढ़ चुके हैं उतना ही पढ़कर उसको रिवाइज करना है। आगे नया कुछ अभी आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगर एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होता है तब आप फिर से कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको
ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है ओनली, ठीक है। तो इसी से आप परफेक्ट बन सकिएगा। क्लियर। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया जा रहा है, थ्योरी आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। तो आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में अच्छे नंबर कवर करवा के आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का कोई डाउट हो, आप लोगों का कोई स्पेसिफिक रिवीजन करना हो, तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसको भी कवर करने का प्रयास रहेगा, ठीक है। आप लोग भी चैलेंज दे सकते हैं, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।